नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। 1 जुलाई से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट है और उस दिन जो है आप लोगों का हिंदी और संस्कृत का पेपर है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को हिंदी का संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूं, तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का हमारा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। और याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, ये क्या है, एक निबंध है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग फटाफट से चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश यानी एमपी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये कौन सी रचना है भाई? तो यह क्या है, एक निबंध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश एमपी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 5 पर कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो हिंदी रूपांतरण किसने किया भाई? तो ललाई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 पर कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता मेरे भाई भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो ये कहां से लिया गया है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो प्रेरक व्यक्ति इनके कौन थे? तो 3 लोग थे। एक थे हमारे महात्मा बुद्ध थे, एक हमारे महात्मा बुद्ध थे, दूसरा हमारे थे ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले थे, और एक हमारे क्या थे, एक हमारे तीसरा नंबर जो व्यक्ति थे वो कबीर थे, कबीरदास थे। तो हमारे क्या हो जाएंगे? कबीरदास हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है इसमें कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्वता पर निर्भर होगा, किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। उनके अनुसार आदर्श समाज क्या थे? जहां पर स्वतंत्रता हो, समानता हो और लोग अपने बड़े छोटे बंधनों में नहीं बंधे, सब लोग भाई भाई की तरह रहें। तो ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर बी था। क्वेश्चन संख्या 10 पर हम लोग फटाफट से आते हैं। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है भाई? तो कार्य कुशलता के लिए जो है मानता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 10 प्रश्न अभी तक हम लोगों ने देख लिया। फटाफट से आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि 10 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्नों का जवाब मालूम था। चलिए अब हम लोग 10 के बाद क्वेश्चन संख्या 11 पर आते हैं कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण। हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद पड़ रहा होगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? तो किनके लिए? तो अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो इन सभी पर होना चाहिए। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता, इन तीनों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 14 की बात करेंगे कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की जो कमी नहीं है, यानी इस युग में भी जातिवाद के पोषक बरकरार हैं। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 15 पर कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? तो दूध और पानी का मिश्रण। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो पता नहीं ना चलता है कि कितना दूध है, कितना पानी है। तो वैसे ही भीमराव अंबेडकर भी बताते हैं कि भाईचारे जो है का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के
मिश्रण की तरह। आगे चलेंगे क्वेश्चन संख्या 16 पर कि लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो किसे मानते हैं भाई, तो जाति प्रथा को मानते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 17 पर कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, तो यह कथन हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है, जो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया। हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो याद रखना है हमें। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 18 पर कि बुद्धज एंड हिज धम्माज के लेखक कौन है, तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी ही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 19 पर कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है, तो ये भी भीमराव अंबेडकर जी की ही रचना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 20 पर कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया, तो ये ऑप्शन आपका तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 नंबर है। ये हमारा क्या था, 20 प्रश्न था, तो 20 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया फटाफट से। अब हम लोग आगे जो है 21वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर इस सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, और एक बार आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं भी आप लोगों को निरंतर पढ़ाते रहूं। क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो बड़ोदरा नरेश के जो है ना प्रोत्साहन पर ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, न्यूयॉर्क चले गए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 22 को कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक अधिवेशन या किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, तो 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये भाषण जो है दिया नहीं जा सका, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण मांग में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल 21 खंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल जवाब सही है। देखिए हम भी थोड़ा सा भूल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि गलत बताए हैं। मैंने पहले ही 21 आप लोग को बता दिया, लेकिन मुझे लगा कि कहीं मैं गलत नहीं न हूँ, इसलिए मैंने देख लिया, चेक किया। तो आप लोग भी ये नहीं सोचिएगा कि हम गलत बता रहे, ये सही है, बस मैंने चेक किया। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 24 पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ भाई, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो दिल्ली में इनका निधन हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 की बात करेंगे कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है, तो मानव मुक्ति के पुरोध भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किस पर आधारित नहीं होने के कारण, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अब हम लोग जो है विषयनिष्ठ प्रश्न पर आएंगे, तो ये टोटल क्या था, 26 प्रश्न था हमारा, 26 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर का। उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने करा दिया, तो आप लोग फटाफट से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप PDF नोट चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिहार SS लोकर अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को भी, चैनल से भी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से। और चलिए आगे हम लोग देखेंगे विषयनिष्ठ प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है भाई, कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि लेखक महोदय इस बात को विडंबना कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यह हमारा पहला नंबर प्रश्न है जो इस पाठ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन संख्या 2 का उत्तर है। क्वेश्चन संख्या 3 की बात करेंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन
सही विभाजन नहीं है। तो ये क्वेश्चन संख्या 3 का उत्तर है। क्वेश्चन संख्या 4 को देखेंगे। कह रहा है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका उत्तर होगा मेरे भाई कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचे नीचे को भी दर्शाती है। देखते ना हम लोग कि अगर कोई मैं काम करता है तो उसको हम लोग ऊंचा नीचा के भेदभाव में भी रखते हैं कि हाँ ये कोई अच्छा काम कर रहा है तो इसको कहेंगे ये ऊंचा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है। कोई उससे थोड़ा सा नीचे वाला काम कर रहा है, बोलते हैं लोग तो नीचे का काम कर रहा है। तो वहीं ऊंच नीचे भी हम लोग श्रमिकों में भी देखते हैं, एक दूसरे से ऊंचा नीचा का भी भेदभाव को भी दर्शाया जाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज पाया जाता है। इसी तरह 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। क्वेश्चन संख्या 6 पर आते हैं। कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा 6 नंबर प्रश्न का, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो ये क्वेश्चन संख्या 6 है कि लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं कि, तो किसको मानते हैं वो, तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा जो है व्यक्ति को कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन संख्या 7 की बात करेंगे कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका उत्तर होगा कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिससे आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख मानी गई है। तो ये क्वेश्चन संख्या 7 है। क्वेश्चन संख्या 8 की बात करेंगे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे को आवश्यक माना है। तो क्वेश्चन संख्या ये 8 है। ये 8 का हमारा क्या है उत्तर है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ करके मैंने अपने चैनल इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच ये रहा। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो जो हमारा विष का दांत पाठ है, यानी विष का दांत जो ये कहानी है, इसके रचयिता कौन है मेरे भाई, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं इसके रचयिता। ध्यान से आप लोग चीज़ों को देखिएगा और फटाफट से सब लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है मेरे भाई 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत पाठ की विधा है। विष के दांत कौन सी पाठ है। तो विष के दांत भाई क्या है, तो यह एक कहानी है, इसको याद रखिएगा। यह एक कहानी है जो हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो गिरधर लाल का बेटा जो है मदन था। मदन जो है गिरधर लाल का बेटा रहता है। इसके बाद खोखा किस कहानी का पात्र है, पूछा जा रहा है। तो खोखा किस कहानी का पात्र है, तो ये विष के दांत कहानी का पात्र रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में, ये चीज ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा था। क्वेश्चन संख्या 6 जो आपका है वो है कि विष के दांत जो पाठ है हमारा, विष के दांत कह रहा है कि खोखा किस कहानी का पात्र था। तो ये विष के दांत कहानी का पात्र है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदन किसका बेटा था। तो मदन जो किसका बेटा था मेरे भाई, तो याद रखना है मदन जो है ये गिरधर लाल का बेटा होता है, जो सेन साहब के यहाँ किरानी के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किन की बेटियां थी। तो पांचों जो है सेन साहब की बेटियां थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? तो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा हमारा कौन था? तो खोखा था, यानी जिसका नाम क्या होता है? कासू होता है। तो वो सेन साहब की नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा था। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिए थे? तो सेनों ने सिद्धांतों को बदले थे खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार उन्होंने सिद्धांत को भी बदल दिए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? तो खोखा के दांत किसने तोड़ डाले भाई? तो मदन ने तोड़ डाले थे खोखा के दांत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500 था। क्या था? 7,500 था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से। किससे खतरा हो सकता है भाई? तो खोखा से खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है या किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी मेरे भाई? तो काले रंग की थी। काले रंग की इनकी मोटर कार थी और वो 7,500 की थी। अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी हैं मेरे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के जो है ना अंतर्विरोधों को ये क्या करती है? उजागर करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे, हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर जो वो बनाना चाहते थे। और वो कहते भी थे कि अभी से ही क्या कर रहा है? बिजनेसमैन इंजीनियर के गुण इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद कहते हैं कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तो ये जो गद्यांश दिया गया किस पाठ का है? तो किस पाठ का है? तो हम लोग को जाहिर से पता है कि ये जो है आपका विष के दांत पाठ का जो है ये गद्यांश से ये पंक्ति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खोखा के पिता कौन थे? तो खोखा के पिता हमारे सेन साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके लिए घर में अलग अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो किसके लिए थी मेरे भाई? तो याद रखना है खोखा के लिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है? तो किस पात्र की है? तो ये सेन साहब की है। सेन साहब एक दिन क्या होते हैं अपने ऑफिस में गिरधर लाल को बुला करके वो बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मदन जो है बहुत बदमाशी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हमारे सोफर को जो है वो मारने के लिए दौड़ रहा था, तो आगे जा करके वो क्या बनेगा? गुंडा चोर डाकू बन सकता है, तो तुम उसको संभालो। तो ये सारे बातें जो है वो सेन साहब जो गिरधर लाल से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो क्या थे? तो भाई किरानी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रपदवाद के प्रवर्तक हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? किनकी लड़कियां हैं भाई? तो हमारे सेन साहब की हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, कह रहा है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? कौन जीतते हैं भाई? झोपड़ी और महल वाली की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर कौन जीतते हैं भाई? तो महल वाले जीतते हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो कौन सी कहानी है भाई? तो विष का दांत है, विष का दांत कहानी है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी 9th एंड 10th क्लास को, जहां पर आपको 9th और 10th क्लास के विद्यार्थियों का क्लास कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन और संस्कृति का प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो ज्येष्ठ पुत्र हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी थे। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर कह रहा है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन को क्या करता है? तो गिरधरलाल मदन को क्या करते हैं? मारते हैं? नहीं मारते हैं। वो क्या करते हैं कि लपक कर मदन को हाथों में उठा लेते हैं, यानी अपने गोदी में उसको उठा लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, तो सेन साहब के दूर के रिश्तेदार अखबार नवीस थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट से जो है उन्होंने अपना स्कूल की पढ़ाई पूरा किया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी किसकी? किसकी थी भाई? जो 7,500 की थी, काले रंग की थी, तो हमारे सेन साहब की थी। और ये जो है सभी को हिदायत दिए थे कि कोई भी कार के पास ना जाए, खासकर से जो है ना खोखा से जो है इनके कार का क्या था? खतरा था। क्वेश्चन संख्या 33 कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार जो है खाना उसके लिए मामूली बात थी, क्योंकि अक्सर उसके पिताजी उसकी गलतियों पर जो है ना मारा करते थे, पीटा करते थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए इस चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। और अगर आप लोग को पैनल पीडीएफ चाहिए या चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। बाकी आज के इस सेशन में जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कितना प्रश्नों का जवाब जान रहे थे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी अब हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे फटाफट से। तो पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? तो सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार जो भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए जो है ना अलग नियम बनाए गए थे। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कहानी में भी कि लड़कियां जो थी उनके लिए अलग नियम थे, वो जो है बाहर खेलने जाती थी, तहजीब से रहती थी। लेकिन कासू के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं था, वो तो हमेशा बदमाशी करते रहता था, कुछ तोड़फोड़ करते रहता था। दूसरा प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका उत्तर होगा कि सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। तो खोखा जो है अपने जो घर के बनाए गए नियम थे उसके मामले में वो अपवाद था। तीसरा प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो इसमें कहा जा रहा है कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? सेन साहब और उसकी जो पत्नी थी वो मतलब उनमें कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा जो है तय की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ध्यान रखिएगा कि सेन साहब और उसकी पत्नी जो है खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक ना? सेन साहब और उनकी पत्नी दोनों मिल करके खोखा को जो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेज करके घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन संख्या तीसरा का उत्तर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4 है कि मदन या ड्राइवर के बीच की विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? मदन और है, ठीक ना, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के बारे में या विवाद जो हुआ था उसके द्वारा कहानीकार क्या हमें बताना चाह रहे हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। तो इसलिए जो है क्या होता है कि ड्राइवर और मदन में झपटा झपटी हो जाता है, आपस में ये लोग मतलब लड़ने लगते हैं, इनमें विवाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हमें ध्यान रखना है कि इसका उत्तर होगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। और इस प्रयोग के द्वारा जो है लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़ करके लिया था। तो ये क्वेश्चन संख्या आपका 5 का उत्तर है। क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 6 देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि आपकी दृष्टि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। मतलब हमारे दृष्टि में, हमारे नज़र में 20 के दांत कहानी का जो मतलब कि मेन किरदार है, मेन नायक है, वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा सिंपल सा कि हमारी दृष्टि में या मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांतों को भी तोड़ डालता है। तो इस कहानी का अगर हम लोग नायक देखेंगे तो कौन है मेरे भाई? तो मदन है, जो गिरधर लाल का बेटा रहता है।
तो ये क्वेश्चन संख्या हमारा 6 था। 7 को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि कासू के चरित्र चित्रण करें। कासू के चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था और सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था, मतलब वो जो है अपने मारपीट जो है करते रहता था हमेशा। तो ये हमारा क्वेश्चन संख्या 7 है, उसका उत्तर है। क्वेश्चन संख्या 8 में कहा जा रहा है कि सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सेन साहब का चरित्र चित्रण के बारे में है। इससे पहला वाला हमारा कासू के चरित्र चित्रण के बारे में था। तो सेन साहब के चरित्र चित्रण में कहा जा रहा है कि सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है और सेन साहब की 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए थे। वो अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते थे, कि वो सोचते थे कि बचपन में मेरा बेटा, मतलब मैं जब बुढ़ा जाऊंगा तो मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरा वो सहारा बनेगा बुढ़ापे का। अगला क्वेश्चन है कि मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन के चरित्र के बारे में बताया गया कि मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। इस कहानी का ये मेन नायक होता है और मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है और जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत को जो है तोड़ डालता है। तो वही हमारा क्या है, 20 के दांत है जिसको वो तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन संख्या 10 को। तो 10वां नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। अब ये गिरधर लाल के चरित्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो गिरधर लाल का चरित्र देखेंगे अगर हम लोग, तो गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। ठीक, यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कहानी में, लास्ट में सेन साहब बुलाते हैं मदन के पिता को और वो बोलते हैं कि तुम जो है अपना मेरे क्वार्टर को खाली कर देना, मेरे यहाँ से निकल जाना, कल से तुम हमारे नौकरी पर मत आना, तुम्हारा जो भी तनख्वाह बना है वो तुमको दे दिया जाएगा, वो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है मदन के द्वारा जब सेन साहब के बेटे को मारा गया था तो मदन के पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं और आप भी प्रश्नों का जवाब देते हुए चलिएगा और आखिरी में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही सही जवाब दिया। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा जो है मिला था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा जो है किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो उस समय भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न की बात करेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के से घड़ा जो है मिला था। तो कितना दारिस नामक सोने से सिक्के मिले थे, तो 172 दारिस नामक जो है सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो है मिला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की बात करेंगे भाई, तो कह रहा है कि कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक विशाल है। कौन से भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक विशाल है, तो वो हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जब बात करेंगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश कौन सा है। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश कौन सा है मेरे भाई, तो वो आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसको कहा है। विलियम जोन्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, हार्कस को और युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो जो हमारे मैक्स मुलर थे उन्होंने नया सिकंदर जो है किसको कहा है, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को जो है उन्होंने क्या कहा है, नया सिकंदर कहा है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 पर कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत को बताते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो सर विलियम जोन्स का उन्होंने नाम बताया था कि समुद्र यात्रा करते हुए भारत 1783 ईस्वी में वो पहुंचे थे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 8 का कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे मेरे विद्यार्थी। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है कहाँ के गवर्नर जनरल थे,
तो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे ये इंग्लैंड के, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल जो है ये बने थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 की बात करेंगे कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश अगर कौन सा है हम देखेंगे मैक्स मुलर के अनुसार तो वो आपका भारत है। और भारत जो है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 9 का। जब हम लोग 10 नंबर प्रश्न पर चलेंगे तो कह रहा है कि दारिश क्या है। दारिश क्या है भाई, तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो है वो दारिश नामक सोने का सिक्का था, जो 172 जो है दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो है वाराणसी में किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 पर कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो किसे मिला था भाई, वारेन हेस्टिंग्स को ही मिला था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 12 पर कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में, तो नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में जो है भारत के जो है ना नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का क्या हो गया, संचार हो चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन संख्या 13 की बात करेंगे कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, यानी जो ये हमारा पाठ है भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हमारे हैं मैक्स मुलर जी हैं। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 की कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ये एक भाषण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैक्स मुलर थे, तो मैक्स मुलर क्या थे भाई, भारत भक्त थे, संस्कृतानुरागी थे, कि वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे, या उपयुक्त सभी होगा। तो मैक्स मुलर में की अगर हम खासियत की बात करेंगे तो वो भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेम मुलर, विल्हेमल मुलर जो था, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विरह मुलर तो था नहीं, ठीक, विल्हेम मुलर था नहीं, विदेन मुलर था नहीं, विल्हेमर मुलर जो था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 17 की कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमारे मैक्स मुलर जी का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको याद रखिएगा कि वेदांतियों ने वेदांतियों का वेदांती जो है स्वामी विवेकानंद ने किसको कहा, तो मैक्स मुलर को कहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। तो किस वर्ष की अवस्था में बाबू, तो 18 वर्ष की अवस्था में जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या किए थे संस्कृत का अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 20 का कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। बताइए आप लोग कि मैक्स मुलर का जो है जन्म कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन संख्या 20 में। क्वेश्चन संख्या 20 में पूछा गया है। तो देखिए मैक्स मुलर का जन्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था विद्यार्थी जी, तो जर्मनी में जो है इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के डेसाउ नामक प्रांत में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मैक्स मुलर ने कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। तो जर्मन भाषा में जो है उन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 22 का कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। तो किसने प्रकाशित किया भाई, तो मैक्स मुलर ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 23 का, कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो वो कौन सा देश होगा, तो हमारा भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे कि हकर्स कौन थे, तो हकर्स जो है वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पर कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि जो है प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया भाई, तो मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था, जिसे वो बाद में त्याग देते हैं।
आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, मैक्समूलर होंगे और 25 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 25 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आप लोगों को जवाब सही सही मालूम था। कमेंट आप लोग जरूर करके बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 26 पे। कह रहा है कि मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो है कहाँ हो सकता है। तो मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 27 की कि मैक्समूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा भाई, किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांती कहा, तो मैक्समूलर को कहा। तो दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 28 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो कहाँ बसती है भाई, तो गाँव में बसती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 29 की कि संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी क्या है, तो प्राचीनता से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 30 का कि शाहनामा का रचना काल क्या है, तो 10वीं से 11वीं सदी। क्या है भाई, 10वीं से 11वीं सदी है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 30 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन संख्या जो है हम लोग किसको देखेंगे, 31 को देखेंगे। कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और ये थे कहाँ के, तो इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन संख्या 32 कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 कह रहा है कि प्लेटो और कांट क्या थे, तो महान दार्शनिक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 का भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34 कह रहा है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो सच्चा भारत जो है गाँव में बसता है। तो ऑप्शन 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35 की बात करेंगे। कह रहा है कि कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद करवाया था, तो किसने करवाया था भाई, तो मैक्समूलर ने करवाया था। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 की बात करेंगे कि मैक्समूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया, तो कालिदास जी की रचना थी मेघदूत, इसका जो है उन्होंने क्या किया था, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 36 के बाद अगर हम देखेंगे तो अब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कितने थे भाई, तो टोटल थे 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इनमें से आप बताइएगा कि 36 ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों को कितना प्रश्नों का जवाब मालूम था, और इन 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। इससे आपके आने वाले त्रैमासिक परीक्षा या फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से, तो ज़रूर आप लोग याद इसको रखिएगा। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखेंगे तो पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है, भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, मतलब लेखक जो थे हमारे मैक्समूलर, उन्होंने भारत को ही सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बताया है, क्यों बताया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत की सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। वो कहते हैं कि यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस वजह से जो हमारे मैक्समूलर लेखक है वो भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश बताते हैं। क्वेश्चन संख्या अगर हम बात करेंगे दूसरा का, तो कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। ये मैक्समूलर के अनुसार पूछा जा रहा है कि उनके अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो मैक्समूलर ने बताया है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में। और ऐसा क्यों उन्होंने कहा, ये पूछ रहा है। तो मैक्समूलर जो लेखक है हमारे, उनके अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति जो है गाँव में ही क्या है, निहित है, गाँव में ही दिखाई पड़ती है। तो दूसरा का राइट आंसर आपका ये होगा, इसको याद रखिएगा और आप लोग भी कॉपी में नोट कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 3 को देखेंगे कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि जो ये सब आते हैं और आपस में मिलजुल करके रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है,
यानी इसीलिए हमारा जो धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के जो लोग हैं वो निवास करते हैं और एकजुट होकर के रहते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 की बात करेंगे कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत जो है अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है और जिससे भारत के युवा सीख कर अपने भविष्य को जो है और भी उज्जवल बना रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 4 के बाद 5 की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो कह रहा है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे विद्यार्थी? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिसे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा जो है सीखने को है। तो ये लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों, तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन संख्या 6 पर कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो जो हमारे लेखक हैं उन्होंने नया सिकंदर किसको कहा है, तो वो बताते हैं कि जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। और नया सिकंदर किसे कहा है, तो अंग्रेज युवा अधिकारियों को उन्होंने बताया है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कह रहे हैं 6 का जो सही उत्तर है वो हमारा ये है। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आदत हो गया हम लोग ऑप्शन बोलते हुए कि इस प्रश्न का ऑप्शन ये है, तो आदत हो गया। और अभी ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को मैंने बताया, इस वजह से प्रश्न में भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी लग रहा है कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और उसका ऑप्शन वाला जो है यानी ऑब्जेक्टिव ही मैं बता रहा हूँ, ऐसा दिमाग में अभी चल रहा है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ये 6 का उत्तर था। तो 6 का उत्तर में नया सिकंदर लेखक किसको कहते हैं कि जो भारत की संस्कृति को, भारत की प्रकृति को, धार्मिक को, राजनीतिक को जो है गौरवपूर्ण इतिहास को जानने में असमर्थ है, जिनको नहीं मालूम है, तो वैसे लोगों को वो नया सिकंदर कहे हैं, खासतौर से युवा अंग्रेज अधिकारियों को। क्वेश्चन संख्या 7 पर चलेंगे कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है, क्यों। अब देखिए क्या हवाला देते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना का, तो वो है वाराणसी में मिले सोने से भरा घड़ा 172 दारिश नामक सोने का वो सिक्का था जो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो कहा जा रहा है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तब उसे बनारस के पास यानी वाराणसी में 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था और वारेन हेस्टिंग्स ने सोने से सिक्के से भरा घड़ा उसे क्या किया, घड़े को ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़र में इस महान उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को जाने बिना इसे गला दिया और जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचे तो उससे पहले मुद्राएं जो है नष्ट हो चुकी थी और वह भारत की प्राचीन संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाया था। तो यही दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। मतलब वारेन हेस्टिंग्स सोचा कि जो ये सिक्का मुझे मिला तो मैं अपने देश ले जा करके उसको रखूंगा, तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, प्रसिद्धि होगी कि हाँ वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के गवर्नर जनरल, वो सोने से भरा घड़ा जो है वो ले करके आए हैं यहाँ पर, ताकि जो है इन ऐतिहासिक महत्व जो है वो जिंदा रहे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ जब सिक्कों को लेकर के गए तो वहाँ के लोग इसको क्या किए, गला दिए, तब जा करके ये क्या करते हैं। तो आज हम लोग जो है अपना सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस क्लास में करेंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले इस क्लास में करेंगे। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। और पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि गुरु नानक कौन थे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु नानक कौन थे मेरे भाई। तो गुरु नानक जो थे हमारे सिखों के क्या थे, प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिखों के क्या थे, प्रथम गुरु थे। सभी लोग जो है अपना जवाब दीजिएगा कमेंट में, और सारे प्रश्नों का जब मतलब आप लोग जवाब दे दिए गया तो अंत में जब क्लास एंड हो जाएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप लोगों ने सही सही जवाब दिया। दूसरा प्रश्न है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। तो गुरु नानक मेरे भाई निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे, कवि थे। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी। जब गुरु नानक जी थे तो उनकी मुलाकात किस मुगल शासक से होती है। तो बाबर से जो है इनकी मुलाकात होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक के उपदेशों में मिलते हैं। गुरु नानक के उपदेशों में क्या मिलते हैं।
तो गुरु की महत्ता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ये सभी मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझते हुए आप लोग देखते हुए और जवाब देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया और किस नाम से किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। तो कब किया था मेरे भाई? तो 1604 ईस्वी में किए थे। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाएं हैं। अब गुरु नानक ने कौन कौन सी रचनाएं की है? आप सभी लोगों को मैंने बताया था लेखक परिचय के दौरान कि जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये सभी जो है हमारे गुरु नानक जी की क्या है? रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होती है? कहा जा रहा है कि नानक के अनुसार गुरु कृपा जो है कैसे नर पर होती है? तो ऑप्शन है आपके पास, जो दुख में दुख नहीं मानता, जो दुख सुख में उदासीन रहता है, जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता, और उपयुक्त सभी है। तो नानक के अनुसार जो गुरु कृपा कैसे नर पर होती है? तो उपयुक्त सभी से होगा, ठीक ना, उपयुक्त सभी से हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग फटाफट से। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। 1450, 1469, 1475, 1480। तो देखिए हमारे गुरु नानक जी का जन्म जो है कब हुआ था भाई? तो 1469 में, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नानकाना साहब पाकिस्तान में, जो आज वर्तमान समय में है, और तलवंडी नामक ग्राम में जो इनका जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है लाहौर के तलवंडी में जो है ना इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? तो किनका जन्म स्थान है भाई? तो गुरु नानक का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहाँ है? तो नानकाना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिख धर्म के प्रवर्तक जो है किसने दिया, या सिख धर्म का जो है परिवर्तन किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो सिख धर्म का परिवर्तन जो है गुरु नानक ने किया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस काल के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की किसकी है? पूछा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति जो है किसकी है या किस पाठ की है? ठीक, किसकी है या किस पाठ की है? हम लोग किसकी है यही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कवि का नाम दिया हुआ है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो गुरु नानक जी की है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? नानक की दृष्टि में कहा जा रहा है ब्रह्म का निवास कहाँ है? मंदिर में, मस्जिद में, कर्मकांड में, या सच्चे हृदय में? तो कहाँ है मेरे भाई? सच्चे हृदय में है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब आइए 17 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि विरथे का अर्थ क्या होगा? तो विरथे का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि कवि नानक ने किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? जो हमारे गुरु नानक है वो किसके बिना जगत में जो है ना जन्म व्यर्थ मानते हैं? पूजा पाठ के बिना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड के बिना? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर नाम जप कीर्तन के बिना? बिल्कुल नहीं। ठीक ना, नाम जप कीर्तन है और उसके बाद कर्म कांड दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो नाम जप कीर्तन होगा। ठीक ना, नाम जप कीर्तन होगा यहाँ पर, कि इसके बिना जो है ब्रह्मांड में, इस संसार में जन्म लेना जो वो व्यर्थ मानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के थे, क्या थे बताइए? गुरु अर्जुन देव जो है यहाँ पर दिया जा रहा है कि सिखों के थे। तो सिखों के कौन थे? 5वें गुरु थे। ठीक ना, हमारे जो गुरु नानक जी है वो सिखों के पहले गुरु हो गए। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु हो गए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 20 नंबर कि राम नाम विनु विरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है? बाहरी वेशभूषा पर, कर्मकांड पर, पूजा पाठ पर, या सच्चे हृदय से नाम के कीर्तन पर? तो देखिए बाहरी वेशभूषा पर तो वो
अपना बल देता नहीं है, कर्मकांड होगा नहीं, पूजा पाठ होगा नहीं, तो क्या होगा, सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो है ये बल देता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर लिया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का आप लोग को जवाब मालूम था। अब हम लोग 20 के बाद जो है क्वेश्चन संख्या 21 पर आते हैं। कह रहा है कि रहिरास किसकी रचना है। तो यहाँ पर रहिरास जो है हमारा किसका रचना हो जाएगा, तो गुरु नानक जी का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नानक केवल लिखा हुआ है और गुरु नानक लिखा है, तो हम किसको टिक करेंगे, तो गुरु नानक को टिक करेंगे। अब ये नहीं कि ऑप्शन में ऐसा है तो हमारे जैसा जो है आप लोग नानक को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, तो गलत हो जाएगा। जब यहाँ पर गुरु नानक नाम नहीं होता, नानक केवल लिखा होता, तब हम लोग सही करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। ठीक है, तो वाणी कब विष के समान होगी, जब राम नाम का हम नाम नहीं लेंगे। जब राम नाम के बिना जो है हमारा वाणी क्या होता है, विष के समान हो जाता है। राम जी का नाम का अगर हम उच्चारण नहीं करेंगे तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक अपने प्राण कब क्या त्यागे थे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन संख्या 23 में। तो बताइएगा आप लोग कि गुरु नानक जो है अपने प्राण कब त्यागे थे। तो गुरु नानक अपना प्राण जो है 1539 ईस्वी में त्यागे थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है। तो ये भी हमारे गुरु नानक जी की रचना है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। तो कवि किसका विरोध करते हैं मेरे भाई, तो बाह्य आडंबर का, पूजा पाठ का, कर्मकांड का, ये सभी का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, संध्या आरती गलत, कर्मकांड गलत, राम नाम के जप से, ठीक ना। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 28 की बात करेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। मतलब कि अगर ईश्वर के शरण में आपको जाना है तो इस कविता की जो पंक्ति है उसके अनुसार जो है ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन है। जो अहंकारी है, जो निराश हो, जो दुखी हो, या जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो अहंकारी हो वो तो ईश्वर की शरण में जाएगा नहीं, जो निराश हो वो भी नहीं, जो दुखी हो वो भी नहीं, जिसका अंतःकरण जो है निर्मल यानी स्वच्छ हो, साफ हो, वही जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 28 का डी हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि जपू जी किसकी रचना है। तो जपू जी भी क्या हो जाएगा, गुरु नानक जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक पंजाबी के साथ खालिस्तान में भी कविताएं लिखते थे। तो पंजाबी के साथ किस भाषा में लिखते थे, तो हिंदी में भी लिखते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी, सुलोचना, सरला या सुलोचनी। तो देखिए, गुरु नानक जो थे उनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे अब जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारे पास 32 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो इन 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इन 32 में से आप लोग को कितने प्रश्नों का जवाब सही सही मालूम था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। ठीक ना, लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे सबसे पहले। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है पहला नंबर है कि कवि किसके बिना जो है कवि किसके बिना जो है जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो कवि जो है गुरु नानक जो हमारे हैं वो बताते हैं कि जो राम नाम के बिना, मतलब अगर कोई इंसान कोई व्यक्ति राम
का नाम नहीं ले रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका जो है इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। तो वो बताते हैं कि कवि गुरु नानक देव राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं, व्यर्थ बताते हैं, यानी जन्म जो क्या है व्यर्थ है। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा में बताया जा रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, यानी जब हम राम नाम का नाम नहीं लेंगे, राम का उच्चारण नहीं करेंगे, तो हमारा जो है मतलब इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है, और उसके साथ साथ हमारी वाणी भी है वो भी विष के समान हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब मनुष्य राम नाम को छोड़ करके कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी जो वाणी क्या होगी, विष के समान हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, इन सभी कर्मों को जो है ना राम नाम के आगे वो व्यर्थ बताते हैं। तो ये याद रखना है, इस प्रश्न का ये उत्तर है। इसके बाद अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी जो है पूछा गया है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। ये सब जितने प्रश्न थे ये वन लाइनर टाइप के हैं, दो दो अंक वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ से याद रखिएगा, एक लाइन के भी ये सब उत्तर हैं। कह रहा है कि हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो हरिरस से कवि का अभिप्राय है कि गुरु प्रसाद, मतलब जो गुरु की प्रसाद हो गई, ठीक ना, उसी को जो उन्होंने क्या माना है, हरिरस माना है। तो हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो कवि जो है गुरु प्रसाद को ही क्या माने हैं, हरि रस माने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो बताते हैं कि वैसे मनुष्य जिसमें काम और क्रोध ना हो, उनके हृदय में क्या करते हैं, ब्रह्म निवास करते हैं, ब्रह्म का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किसकी युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका उत्तर होगा कि गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की युक्ति की पहचान हो पाती है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल 6 प्रश्न थे, और 6 प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा बड़े बड़े ये क्वेश्चन नहीं थे, 2-2 अंक में पूछे जाते हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे अगले टॉपिक, प्रश्न उत्तर के अगले टॉपिक का, तो वो हमारा सप्रसंग व्याख्या है। इससे जो है आपका सप्रसंग व्याख्या से जो है 4 अंक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, या फिर 2 अंक में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए, या 5 अंक में भी आपके आ सकते, क्योंकि आप लोग में जो सिलेबस है वो ज़्यादातर ग्रामर का जो है ना पोर्शन ज़्यादा रहता है। जैसे गद्यांश से क्वेश्चन 10-20 नंबर का आ गया, और बुक का जो है क्वेश्चन कम रहता है, जैसे लघु और दीर्घ बस आता है। दीर्घ के जगह पे आपको व्याख्या करने वाले मिल जाएगा, तो व्याख्या करने वाला आपको 5 नंबर का, या तो फिर आपका जो है ये लघु में भी देखने को मिल जाता है। तो पहला आपका जो व्याख्या करने वाला प्रश्न है वो है राम नाम विनु अरुझि मरे, इसका जो है व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक से लिया गया है, और यह महान कवि गुरु नानक जो है वो राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि बाह्य आडंबर से जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है, और राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कर्मों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो देखिए, ये पंक्ति केवल आपको लग रहा है देखने में छोटा है, लेकिन हमको विस्तार से इसको बताना है कि राम नाम बिनु अरुझि मरे, यानी व्यक्ति जो है इस संसार में कोई भी तरह का काम कर रहा है लेकिन राम का नाम ले रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन जो है वो क्या होता है, फिर समाप्त हो जाएगा राम नाम के बिना। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कंचन माटी जाने, ठीक ना, इसका जो है कहा जा रहा है अर्थ बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत जो है वो कवि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है, और ये कहाँ से उद्धत है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो हमारा पहला पद था वहाँ से ये संकलित है पंक्ति। और इसमें जो है कवि क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह हमें वो देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, और फिर बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना
परमावश्यक बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ हो गया, मोह हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष, काम, क्रोध, इन सभी को छोड़ दे, त्याग दे, तभी जो है वो क्या करेंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को क्या माने, मिट्टी के समान माने, ठीक ना, या मिट्टी के समान समझकर परम ब्रह्मा की सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस प्राणी में ब्रह्म क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर पंक्ति में लिखा गया है, कंचन माटी जाने, यानी जो व्यक्ति सोना को, ठीक ना, माटी के समान माने, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसी में ही ब्रह्म जो है, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म क्या करेंगे, निवास करेंगे। अब आगे जो है क्या बताया गया तीसरा नंबर प्रश्न में, तो कह रहा है कि हर्ष शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। तो इसका जो है अर्थ क्या होगा भाई, तो इसका अर्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित है और राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से उद्धत है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे गुरु नानक है वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए और सबसे अलग रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म जो क्या करते हैं, वो निवास करते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न था। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया कि कवि कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार हैं, वे वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाती है और इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। तो यही सब जो है व्याख्या करने वाले प्रश्नों में बताया गया है। इसी तरह अगर आप चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा तो इसमें बताया गया कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। तो ये चौथा नंबर व्याख्या है, इसको आप लोग जो है जरूर उतार लीजिएगा अपने कॉपी में। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो कमेंट में जो है लिंक पिन है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का भी, तो वहां से आप लोग जो है दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, तो इस पाठ में दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। एक तो आपका है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। तो एक पहला ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो गया, ठीक। ये भी इसका क्या है, उत्तर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे दूसरे प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो ये हमारा क्या है, दूसरा नंबर दीर्घ का उत्तर है। तो इसे आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर। हमने 2 क्लास में इस पाठ को कंप्लीट किया था, लेखक के बारे में भी देखा था हम लोगों ने, और पाठ से जुड़ी जो भी जानकारियाँ थी, पाठ को हम लोगों ने लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा। दही वाली मगम्मा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। और अब उस पाठ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते रहिएगा और अंत में आप लोग बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मगम्मा से पान किसने मांगा था। मगम्मा जो थी वो पान सुपारी खाने की शौकीन थी, वो खाते रहती थी, तो उससे जो है पान कौन मांगता है। तो रंगप्पा जो होता है ना, जो इसके गांव का रहने वाला होता है, वो एक जुआरी रहता है, तो वो क्या करता है, मगम्मा से पान सुपारी जो है मांगता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो मगम्मा का जो है अपनी बहू नजम्मा के साथ जो है क्या था, विवाद था। वो भी किस बात को लेकर के, तो नजम्मा जो है अपने बेटे यानी मगम्मा के पोते को वो मारती है। तो वहीं पर जो है ये बोल देती है कि राक्षसी हो गई हो कि इस बेचारे को, इस छोटे से बच्चे को मार रही हो। तो इसी पे इन दोनों में क्या होता है, विवाद हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जो हमारे इस पाठ के लेखक है वो है श्रीनिवास जी, और इसका अनुवाद जो है नारायण जी ने जो है किया था। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कोलार कर्नाटक में जो है इनका जन्म हुआ था। ये चीज याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा, तो मगम्मा ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, यह भी किसने कहा था। तो ये भी मगम्मा ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है।
तो ये जो है कन्नड़ कहानियों से जो है ना ये संकलित है। तो अगर पूछ दिया जाएगा कि दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा की या कैसी कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है और इसका अनुवाद जो है नारायण के द्वारा जो है किया गया था। ठीक ना, कौन नारायण थे तो आप लोग बने रहिएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी भाई? तो मगम्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? हम लोगों ने पढ़ा था कहानी में कि मगम्मा जो दही का बर्तन था जो सिर पर रखी थी, तो उसी में जो है वो पुड़िया में बांध करके मिठाई रखी थी, जिसको कौवा जो है वो उड़ा लेता है। तो यहाँ पर मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो अपने पोते के लिए जो है मिठाई रखी थी, क्योंकि उसका पोता उसके पास अक्सर आया करता था। 9 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो एक कन्नड़ भाषा से जो है ना अनुदित कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? यानी इस पाठ के जो लेखक है हमारे श्रीनिवास जी, तो उनका पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अय्यगार इनका जो है पूरा नाम है। तो ऑप्शन 10वां का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है 6 जून 1891 को जो है इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है अवलूर के पास किसी गांव की जो है यह रहने वाली थी। हम लोगों ने जब पाठ शुरू किया था तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था, लेखक बताए थे कि अवलूर के पास की गांव की जो है मगम्मा रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था भाई? तो एक जुआरी था। ठीक ना, रंगप्पा जो क्या था? एक जुआरी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा जो है मिठाई अपने पोता के लिए जो है ले जा रही थी, लेकिन जो है वो बीच में कौवा जो है उसको क्या करता है? उड़ा ले जाता है। क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा भाई? तो मगम्मा जो है वो अपना धर्म नहीं छोड़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माँ जी के पास आंगन में बैठ कर के मगम्मा क्या खाती थी? तो क्या खाती थी भाई? तो पान सुपारी खाती थी, उसको खाने का शौक था। तो जब भी लेखक के घर जाती थी वो दही बेच करके, या दही जब ले करके जाती थी बेचने के लिए, तब जो है लेखक के यहाँ रुकती थी, तो वहाँ पे जा करके ये पान सुपारी खाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? तो ये भी जो है मगम्मा की जो है कथन है, मगम्मा ही ये बात को भी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो ये हमारे पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं, मास्ती वेंकटेश अय्यगार जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था भाई? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्नों का आप लोगों ने सही सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का आप लोग का जवाब मालूम था। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 21 को देखेंगे। कह रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? तो यह किसका कथन था भाई? तो ये मगम्मा का ही कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो है मगम्मा की बहू थी, और ये बहू जो थी वो अपने बेटे को पीटती है, तो इसी पर इन दोनों में क्या होता है? विवाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है? तो रंगप्पा जो है मगम्मा से कर्ज मांगता है। रास्ते में अक्सर इससे मिल जाता था, दही जब बेचने जाती थी, और ये उससे मिल करके कभी कर्ज मांगता, कभी पान सुपारी मांगता। एक दिन तो उसका हाथ पकड़ लिया था, वो हम लोगों ने कहानी में देखा था। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है दही बेचती थी। पाठ के नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा है, यानी क्या बेचती थी ये? तो दही बेचती थी। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा किस कहानी की पात्रा है भाई? तो ये दही वाली मगम्मा कहानी की पात्रा है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछा गया। अगर आप कहानी लेखक के बारे में अच्छे से पढ़ लिए,
इस बुक से। तो आप लोग जो है 5 चैप्टर इस बुक में दिया गया है ना, 5 चैप्टर, तो पाठ पांचों में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप हमारे साथ अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं चीजों को। तो क्वेश्चन संख्या 26 कह रहा है कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो मंगम्मा जो है ना बेंगलुरु में जो है ना, बेंगलुरु शहर में जो है दही बेचा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, देखिए वी आर नारायण। मैंने बताया ना कि नारायण जी थे, उन्होंने क्या किया था, इस पाठ का अनुवाद किया था हिंदी में। तो वही यहाँ पर देखिए दे दिया, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मंगम्मा जो पाठ है इसका ये अनुवाद किए हैं, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया कहानी है, ठीक। और इसके जो लेखक है वो श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास जी हैं। और इनका पूरा नाम क्या है, तो वेंकटेश अय्यगार जो थे, ठीक ना, मास्ती वेंकटेश अय्यगार श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। उन्होंने ही कन्नड़ भाषा में इस कहानी को लिखा और उसका अनुवाद वी आर नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 28, ठीक। क्वेश्चन संख्या 28 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मंगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर के विवाद था। मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था भाई, तो पोते को लेकर के, क्योंकि जो मंगम्मा जो है उसकी जो बहू रहती है नजम्मा, उसका बेटा जो रहता है ना, उसको वो क्या करती है, पीटती है। तो मारती पीटती है, तो इसी पर मंगम्मा बोल देती है कि राक्षसी बन गई हो कि तुम मतलब कि इस बेटे को क्यों मार रही हो। तो इसी पर जो है नजम्मा अपनी सास के साथ जो लड़ने लगती है, उससे बहस हो जाता है, दोनों में विवाद हो जाता है, फिर ये अलग रहने लगती है। तो इसी वजह से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पोते की वजह से, कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर के विवाद था, तो पोते को लेकर के जो है वो विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में था, यानी जब वो दही बेचने जाया करती थी तो रास्ते में जो अमराई का कुआं पड़ता है, वहीं पर जो है जो रंगप्पा होता है, एक जुआरी होता है, वो मंगम्मा से मिलता है और उससे कर्ज, कभी पान सुपारी मांगता है, ये सभी तरह का कार्य वो करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। कुल जो है 29 यानी 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का आपको सही सही जवाब मालूम था। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपकी किताब में जो है ना, आपकी किताब में कुल 6 जो है प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि मतलब कि कह सकते हैं कि 6 प्रश्न में ही जो है दीर्घ और लघु आपको देखने को मिलेगा। 6 प्रश्न में ही दीर्घ और लघु आपको देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर इससे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम क्या बनाएंगे, पाठ का सारांश ही बना सकते हैं बस। लेकिन अगर हम देखेंगे दीर्घ के बारे में, तो इससे क्वेश्चन दीर्घ में नहीं आता है। इस पाठ से 6 प्रश्न तो दिया है, लेकिन अब एग्जामिनर जो है ये 6 प्रश्नों में से किसी प्रश्न को दीर्घ बना दे, तो वो दीर्घ क्या होगा, तो पाठ का सारांश होगा, जो कि 6 नंबर प्रश्न में पाठ का सारांश दिया भी है। तो हम लोग अब एक एक करके इन लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न क्या है भाई, कह रहा है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ जो है ना, पोते को पीटने पर, ठीक ना, उसको लेकर के क्या था, विवाद था। और मंगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने वश में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा क्या होता था, विवाद होते रहता था। तो यही विवाद होने का क्या था, कारण था। आप लोग अपने से भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि कहानी मैंने लाइन बाय लाइन अच्छे से तोड़ तोड़ करके आप लोग को समझाया था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो क्या था, एक मंगम्मा के गांव का जो है एक क्या था, जुआरी व्यक्ति था, ठीक। वह जो है मंगम्मा से क्या चाहता था, तो वह जो है मंगम्मा से कुछ पैसे जो है कर्ज मांग रहा था, यानी पैसे को जो कर्ज के रूप में मांग रहा था, तो वो पैसा उससे मांगना चाहता था, ठीक ना। तो इसीलिए वो मंगम्मा के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो जो नजम्मा मंगम्मा की बहू रहती है, वो क्या करती है कि अपने बेटे को अपने सास के पास भेजती है। क्यों भेजती है, क्योंकि वो सोचती है कि सासू अम्मा जो है वो दही बेच रही है, जिससे रुपया पैसा उनको मिल रहा है, तो वो रुपया पैसा किसी को दे ना दे, कोई मांग रहा है उनसे तो वो दे ना दे। इस वजह से जो है वो अपने बेटे को, यानी मंगम्मा के पोते को जो है ना, उसके पास भेज देती है कि तुम जाओ उन्हीं के साथ रहो।
तो वही तरकीब सोच करके जो है ना अपने सास को मनाने का यह तरकीब अपनाती है। कहा जा रहा है कि बहू को ऐसा लग रहा था कि यदि माँ से समझौता नहीं किया गया तो माँ का पैसा कोई और ले लेगा, इसलिए नजम्मा ने सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया, और जिसके बाद धीरे धीरे जो है सास मान गई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है चौथा नंबर कि इस कहानी का कथावाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का जो कथावाचक है वो मास्ती वेंकटेश अय्यगार है, जिनका जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। और कहा जा रहा है कि वह कन्नड़ साहित्य के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है, और उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी यहाँ पर हम मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो ये जो कहानी हमारा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके कथावाचक कथाकार कौन है उसके बारे में पूछा, यानी लेखक के बारे में। तो लेखक हमारे कौन है, श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, मास्ती जो है वेंकटेश अय्यगार है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो उनका जन्म 6 जून 1891 को, अब निधन भी उनका हो गया है, ठीक ना। करीब वो 95 वर्ष के हुए थे। तो 95 वर्ष के जिस दिन हुए थे तो 6 जून को ही 95 वर्ष की उम्र में वो क्या किए थे, इस दुनिया से चले गए थे। तो ये उन्हीं के बारे में था। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे तो मगम्मा का चरित्र चित्रण कह रहा है। ये आपको 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 5 अंक में भी देखने को मिल सकता है। अगर 5 अंक वाले प्रश्न तो आपको 2 ही पूछेंगे तो वो देखने को मिल जाएगा। तो कह रहा है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तो मगम्मा एक क्या थी, विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में ये क्या करती थी, दही बेचती थी। और मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी जो है रहता था। उसके बाद कहा जा रहा है कि मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाती थी। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकारों को लेकर के हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। यानी सोचते थे कि बेटा मेरा है तो वो मेरे साथ रहेगा, बहू सोचती है कि मेरे पति हैं तो मेरे साथ मेरा बात मानेंगे। तो इसी पर इन दोनों में पोते को लेकर के भी क्या होता था, लड़ाई झंझट होते रहता था। अब आखिरी क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो वो है कि दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपको दीर्घ में भी पूछ सकता है, लघु में भी। लघु में तो शायद हम चांस कम है, लेकिन दीर्घ में ये पूछा जा सकता है 5 नंबर में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर होगा कि यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की क्या है, कहानी है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। और इस कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा जो है, मगम्मा है। मगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। मतलब इस कहानी का अगर हम किरदार देखेंगे, पात्र को देखेंगे तो इसमें मगम्मा है, उसका बेटा, उसकी बहू और साथ ही उसका एक पोता है। मगम्मा दही बेचकर जो पैसे कमाती थी उसका उपयोग घर के कार्यों में वो करते थे। यानी घर में जो भी सामान घट जाए, ठीक ना, उसमें वो इस पैसे का क्या करती थी, उपयोग करती थी। मतलब बचा के, ऐसा नहीं था कि वो जा रही है कमाने तो उसको रख लेती थी, ऐसा नहीं है। इसके बाद कहा जा रहा है कि परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ उसका क्या हो गया, विवाद हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बना करके खाती है। और इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटनाओं को दर्शाया गया है। जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह माँ के बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद जो है बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। तो इस कहानी में ये चीज़ को दिखाया गया है। तो यही जो इस पाठ का क्या था, सारांश था। तो हम लोगों ने पहला पाठ जो वर्णिका हमारा किताब है उसमें का पहला पार्ट दही वाली मगम्मा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे आपके बुक की, तो 2 बुक है आप लोगों का हिंदी का। एक आपका गोधुली है, एक आपका गोधुली भाग 2 है। भाग 1 आपका 9th क्लास में चल रहा था। तो गोधुली भाग जो हमारा किताब है, इसमें हम लोगों ने गदखंड में कुल मिलाकर के 2 चैप्टर हम लोगों ने देखा है। एक पहला तो आपका हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा विष का दांत। अगर काव्यखंड की बात करेंगे हम लोग, काव्यखंड की बात करेंगे तो इसमें हमने एक चैप्टर आप लोगों के लिए पढ़ाया है, वो है गुरु नानक जी का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और अगर हम लोग बात करेंगे आपका वर्णिका बुक का, तो वर्णिका बुक में कुल मिलाकर के 5 चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखेंगे तो 2 और 1 3 और 1 4 चैप्टर यानी 4 पाठ जो है दोनों बुक को मिलाकर के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। काव्यखंड में एक पाठ मैं और आप लोग को पढ़ा दूंगा जो रसखान जी का है, वो मैं पढ़ा दूंगा। 2 पाठ कंप्लीट हो जाएगा।
और कोशिश रहेगा कि एग्ज़ाम से पहले आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उससे पहले कोशिश रहेगा कि एक एक और पार्ट जो है गद्यखंड काव्यखंड का और इसमें का कंप्लीट करा दूं, ताकि त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न आए आपसे पूछा जाए तो उसमें आपसे प्रश्न छूटे ना। तो आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी का हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।